प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 856 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया। इससे पहले वे उज्जैन पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद पीएम मोदी सीधे महाकालेश्वर मंदिर गए और भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजकोट जिले के जामकंडोरना में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गुजरात के हित के खिलाफ काम किया है और 20 साल तक मुझे परेशान किया, उन्होंने अदालतों में जाकर गुजरात को बदनाम किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस नेताओं से पूछे कि क्या उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया है। जो लोग धरती पुत्र सरदार पटेल की इज्जत नहीं करते, उनके लिए गुजरात में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती सिताब दियारा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली में आयोजित उनके जयंती समारोह में शामिल हुए और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने बिहार की महागठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लिए जेपी के विचारों को त्याग दिया है। उन्होंने कहा कि ये लोग बात जेपी की करते हैं और जिस कांग्रेस से उन्होंने लड़ाई लड़ी उसी की गोद में जाकर बैठे हैं। आज लोग सत्ता के लिए पाला बदल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को यह तय करना है कि जेपी की राह पर चलने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए या उनके सिद्धांतों से भटक चुके लोगों की। पूरे विश्व में छाए खाद्य संकट के दौरान भारत लगातार संकटग्रस्त देशों का पालनहार बना हुआ है। भारत ने युद्ध से प्रभावित अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की 13वीं खेप भेजी है, जिसमें आवश्यक दवाएं, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इसे काबुल स्थित इंदिरा गांधी शिशु अस्पताल को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने आज केंद्र सरकार को जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का नाम अपने उत्तराधिकारी के रूप में भेज दिया है। अब जस्टिस चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। बता दें, सीजे ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। वे मात्र 74 दिन इस पद पर रहेंगे। जस्टिस ललित 26 अगस्त 2022 को सीजेआई एनवी रमन का कार्यकाल पूरा होने के बाद देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर मंगलवार को जेपी के गांव सिताब दियारा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। योगी ने कहा कि जेपी राजनीति के अपराधीकरण के धुर विरोधी थे, लेकिन आज राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। भारत ने यूक्रेन संकट मामले में रूस की गुप्त मतदान वाली मांग को खारिज कर दिया है। दरअसल यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अवैध कब्जे को लेकर रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मसौदा प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में रूस की निंदा करने के लिए खुले मतदान की मांग की गई, लेकिन पुतिन इसके लिए गुप्त मतदान की मांग पर अड़े थे। अब भारत ने रूस की मांग के विरुद्ध वोटिंग की है। बता दें, भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 107 सदस्य देशों ने खुले मतदान के पक्ष में वोट कर गुप्त मतदान के लिए मॉस्को की मांग को नकार दिया था। वहीं केवल 13 देशों ने गुप्त मतदान के लिए रूस के आह्वान के पक्ष में मतदान किया, जबकि 39 देशों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया। धरती पर बढ़ते तापमान को लेकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस दशक में दुनिया के कई देशों में तापमान इस कदर बढ़ जाएगा कि ये लोगों के लिए जानलेवा हो जाएगा। इस दशक में हीट वेव की वजह से अधिक लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। इसमें यह भी कहा गया कि भविष्य में पड़ने वाली हीट वेव लोगों को अधिक बीमार भी करेगी। ये हर लिहाज से मानव जीवन और उनके मूल्य पर असर डालेगी। बता दें, यूएन की यह रिपोर्ट रेड क्रॉस, यूएन की मानवीय सहायता एजेंसी OCHA, रेड क्रिसेंट सोसाइटी की एक ज्वाइंट रिपोर्ट है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अपराधों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक नई घटना पाकिस्तान के सिंध प्रांत से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर एक हिंदू लड़की का अपहरण किया गया है। बता दें, पाकिस्तान में 15 दिनों में यह चौथी घटना है जब किसी हिंदू युवती का अपहरण हुआ है। बीते कुछ दिनों में अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों की कई युवतियों के अपहरण के मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित धन शोधन के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे परिवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक मणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष
मणिक भट्टाचार्य से ईडी ने कल पूरी रात इस मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी, जिसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार किया गया। भट्टाचार्य नदिया जिले के पाला शिपारा से विधायक हैं और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने बड़ी कार्रवाई की है। जम्मू शहर के बटिंडी, जिला राजौरी, पूंछ के मेढर, कश्मीर संभाल के जिला शोपिया, श्रीनगर, बंदीपोरा, पुलवामा में एजेंसी की टीमों ने सुरक्षा बलों के साथ छापेमारी की है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर की गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस समय आतंकी संगठन पैसे की भारी किल्लत का सामना कर रहे हैं। यही कारण है कि अब सीमा पार से आतंक फैलाने के लिए टेरर फंडिंग के अलग अलग रास्ते खोजे जा रहे हैं, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई है और लगातार छापेमारी कर रही है। यूपी ATS ने आतंकी संगठन अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS और जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी JBM के 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन सभी की गिरफ्तारी पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, शामली और उत्तराखंड से की गई है। गिरफ्तार आतंकियों के पास से जिहादी किताबें, आतंकी कंटेंट से भरी पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, 8 मोबाइल व आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ है। वहीं ADG ने बताया कि ये सभी कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को खुद से जोड़ने के साथ उन्हें जिहाद के लिए प्रेरित कर रहे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यानी CSAS का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत एडमिशन की पहली सूची 18 अक्टूबर 2022 के दिन जारी होगी। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने CSAS फेज 1 और फेज 2 के तहत रजिस्ट्रेशन कराने का लास्ट डेट कल यानी 12 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसके बारे में यूनिवर्सिटी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ये वन टाइम फैसिलिटी है। इसके तहत OBC, NCL, SC, ST, माइनॉरिटी, PWBD और CW कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट रीलोड करने का एक मौका दिया जा रहा है। त्योहारी सीजन शुरू होते ही वाहनों के विक्रय में तीव्र वृद्धि सामने आई है। नवरात्रि और दशहरा उत्सव के दौरान गाड़ियों की बिक्री पिछले वर्ष के मुकाबले दोगुनी हुई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वाहन बिक्री नवरात्रि के दौरान कुल 5,39,227 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3,42,459 यूनिट की बिक्री दर्ज की गई थी। देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली वस्तु और सेवा कर यानी GST को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार 5 करोड़ रुपए वार्षिक विक्रय वाले व्यवस्थाओं को ई-बिल देना अनिवार्य होगा। 1 जनवरी 2023 से यह प्रावधान लागू किया जाएगा। कर चोरी रोकना और कानून का ठोस पालन करवाना इस बदलाव का प्रमुख उद्देश्य है। देश की पौराणिक कथाओं के रहस्य से जुड़ी फिल्म राम सेतु का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। फिल्म की कहानी रामायण काल में नल नील द्वारा निर्मित पुल के अस्तित्व की रक्षा पर आधारित है। राम सेतु में अक्षय कुमार पुरातत्व विभाग में काम करने वाले एक आर्कियोलॉजिस्ट आर्यन कुलश्रेष्ठ की भूमिका निभा रहे हैं। स्वभाव से नास्तिक आर्यन को अचानक कुछ ऐसा होता है जो उसकी सोच बदल जाती है और वह राम सेतु की खोज में एक अनोखे सफर पर निकल जाते हैं। भारत की आत्मनिर्भरता और विकास की तीव्र प्रगति को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। वर्ष 2025 तक भारत की अंतरिक्ष व्यवस्था 1.05 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर लेगी। इंडियन स्पेस एसोसिएशन और अर्नेस्ट एंड यंग ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक अंतरिक्ष के कोर क्षेत्र में भारतीय कारोबार उपग्रह सेवाओं में 460 करोड़ डॉलर, धरती से दी जाने वाली सेवाओं में 400 करोड़ डॉलर, उपग्रह निर्माण में 320 करोड़ डॉलर, प्रक्षेपण सेवाओं में 100 करोड़ डॉलर का विस्तार होगा।